नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल 3A के ऑनलाइन स्टडी में। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक बने रहे और क्वेश्चन को पूरे अंत तक देखें ताकि आप इस वीडियो का या इसमें मौजूद क्वेश्चन का फ़ायदा उठा सके अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हुए। आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खिंचा गया अवलंब त्रिनेत्र समतल में होता है, और आप दूसरा होता है आपतन कोण की मान परावर्तन कोण की मान के बराबर होता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हुए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। इसमें होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खिंचा गया अवलंब त्रिनेत्र समतल में होता है। और दूसरा इसका नियम होता है आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे में साइन आर, और ये ही स्नेल के नियम होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे वीडियो को देखते, आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करते देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। तो हमारा आंसर होगा आभासी और सीधा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या कहा गया? मतलब कि कण कण कहा गया या तरंग कहा गया? तो दोनों कहा गया। प्रकाश को कण और तरंग दोनों कहा गया आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। देखिए, जो गोलीय दर्पण होता है, तो गोलीय दर्पण घुमावदार होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं इसका केंद्रक होगा। लेकिन जो समतल दर्पण होती है, इसमें सीधा होता है, तो इसमें जो वक्रता त्रिज्या होगी इसकी अनंत होगी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के लिए विचलन कोण का मान होता है? तो प्रकाश के लिए विचलन कोण का मान, विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2i होता है। आई मतलब अपवर्तित किरण। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, यदि प्रकाश के आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश के परावर्तन कोण के लिए विचलन कोण का मान क्या होगा? देखिए फिर से हम देख लेते हैं, प्रकाश के आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए विचलन कोण का मान क्या होगा? तो विचलन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हमारा आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्रफल ज़्यादा होता है? मतलब जो देखने की एरिया है वो ज़्यादा एरिया में ये देख सकता है। तो हमारा आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की जो देखने की एरिया है वो ज़्यादा एरिया में देख सकता है। वो प्रतिबिंब को छोटा करता है, लेकिन एरिया जो है ना, इसके एरिया बड़ा करके दिखाई देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वाहनों के साइड मिरर में इसका प्रयोग करते हैं कि पीछे की जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा एरिया में हमें दिखाई दे, ताकि चीज़ें अच्छी से हम अच्छे से देख पाए। ठीक है, चलिए हम देखेंगे आगे क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। अर्थात आवर्धन m बराबर क्या होता है, h डैश अपॉन h। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों का अनुपात हम करेंगे तो हमारा क्या निकलता है, आवर्धन निकलता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहेंगे। हजामती के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो हजामती के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। देखिए कोई भी दर्पण हो, तो किसी दर्पण की जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या जो है ना r की आधी होती है। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो जैसे कि हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण की, हम अभी पढ़े, ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि जो फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, यानी कि एफ जो है वो r/2 होगा, यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी होगा। तो इसकी फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या
आर है, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू 40 दिया है, तो कर्तव्य त्रिज्या 40 है, तो हम इसका वैल्यू अगर 40 रखते हैं तो बटे में 2 करेंगे, ये कटेगा कितने बार में, 20 बार में, तो एफ का वैल्यू निकलेगा, एफ का वैल्यू क्या होगा 20 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। यानी कि जो गोलीय दर्पण की फोकस वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर होगी तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी और सीधा। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण को कहा जाता है, देखिए दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहता है, तो द्वारक कहा जाता है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो इसके पहले ही हम क्वेश्चन में चर्चा किए कि अगर मान लीजिए कि दृष्टि जो है ना इसकी ज़्यादा होती है, पीछे की चीज़ें को ज़्यादा एरिया में देखने की क्षमता रखता है उत्तल दर्पण, इसलिए हम क्या करते हैं, वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, मोटर वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष कि जिस बिंदु पर गुजरती है उस बिंदु को क्या कहता है। मान लीजिए ये हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अब यहाँ पे मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई वस्तु को रखते हैं, अब इस वस्तु को हम रखते हैं तो ये मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष से समांतर जाने के बाद ये जिस बिंदु पे कटेगी ये बिंदु होगा हमारा फोकस। ठीक है, ये बिंदु फोकस पे कटेगी। कोई वस्तु जिसे मान लीजिए थोड़ा सा फिर से बनाते हैं, जिससे मान लीजिए यह यहाँ पे सी है, सेंटर है, यहाँ पे सेंटर मानते हैं, यहाँ पे सेंटर सी है और यहाँ पे फोकस दूरी एफ है। ठीक है, फोकस एफ है, सॉरी फोकस दूरी नहीं, फोकस एफ है। तो ये मुख्य अक्ष से समांतर वस्तु से निकली हुई किरणें मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी और कहाँ से टकरा के, यहाँ पे टकरा के वापस आएगा तो क्या होगा, फोकस पे ही कटेगा। तो हमारा आंसर होगा फोकस दूरी पे कटती है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसी होती है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज जो है समानांतर किरण पुंज होती है। हम जानते हैं हमारा किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक समानांतर किरण पुंज होता है, अपसारी और अभिसारी किरण पुंज होती है। तो सूर्य से जो प्रकाश आएगी उसकी किरण पुंज कैसी होगी, तो समानांतर किरण पुंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वो उल्टा होता है। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, जैसे अगर इस प्रतिबिंब को बात करें जो हम अभी लिए, तो ये एक तो यहाँ से मुख्य अक्ष समांतर जाएगी और फोकस पे कटेगी। दूसरा क्या होगा, ये फोकस से जाएगी, फोकस से सॉरी ये सेंटर से जाएगी। ठीक है, ये सेंटर से जाती है तो इसमें शायद यहाँ पे ना बने, ये सेंटर से जाएगी तो ये जहाँ पे कटेगी ना, यहाँ पे ये जहाँ पे कटेगी तो ये प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, जिससे वस्तु क्या है, वस्तु सीधा है लेकिन ये प्रतिबिंब क्या है, उल्टा बन रहा है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना ये उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तो सिनेमा पर जो पर्दा होते हैं उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का, यहाँ पे धातु नहीं किसी वस्तु होगा, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखा जाए कि प्रतिबिंब और वस्तु के आकार समान हो। देखिए अगर मान लेते हैं ये हमारा अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे मान लेते हैं ये फोकस है एफ और यहाँ पे हम सेंटर मान लेते हैं सी। यहाँ पे हम एक वस्तु को रखते हैं सेंटर पे किसी वस्तु को रखे, ये क्या किया, टकराया। ठीक है, यहाँ पे जो है ना दर्पण से टकराया और टकराने के बाद ये किस पे कटेगा, तो ये फोकस पे कटेगा। फिर क्या हुआ, एक तो किरणें दर्पण से टकराती है, फोकस पे जाती है। दूसरा किरणें क्या होती है, ये सी से जाती है, लेकिन यहाँ पे सी पे ही स्थित है तो ये क्या हो जाएगा, फोकस पे कटेगा। फोकस पे कट के ये क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे निकलेगा।
तो लगभग जो प्रतिबिंब बनेगी ना इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो जो अगर मान लीजिए कि कहाँ पे ये स्थित है, या इस सेंटर पे स्थित है, प्रतिबिंब वस्तु क्या है, सेंटर पे स्थित है और सेंटर पे ही प्रतिबिंब बन रहा है, यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी ना वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगी, दोनों ऊंचाई क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो कह रहा है ना कि वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि प्रतिबिंब और वस्तु के आकार दोनों आपस में बराबर हो। तो हम वस्तु को सेंटर पे ही रखेंगे, तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे, ठीक है। सेंटर पे अगर वस्तु को रखेंगे तो इसमें प्रतिबिंब की आकृति और वस्तु की आकृति दोनों आपस में बराबर होगी, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है, कम होता है, तो प्रकाश के बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वह न्यूनतम होता है, यानी कि कम होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। कभी कभी देता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो किलोमीटर में होगा तो 3 लाख होगा, नहीं तो अगर मीटर प्रति सेकंड में होगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर, श्वेत रंग में कितने रंग का मेल होता है। तो श्वेत मतलब कितने रंगों के मिश्रण के बने होते हैं, कितने रंगों के मेल से बने होते हैं। तो हमारा आंसर होगा 7 रंगों के मिश्रण से बने होते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, हाँ अब सही है। देखिए क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार, ये ऐसे पूछेगा कि निम्न में कौन सही होगा। तो इसका हमारा आंसर होगा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान का बराबर होता है, ठीक है। किस के नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। अब ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है ना, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान का बराबर होता है, तो ये हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक sin i बटे में sin r होगा, ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin i बटे में sin r। चलिए आगे हम देखते हैं, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। प्रकाश की तली अपने वास्तविक ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये संभव है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायप्टर, हमारा आंसर होगा डायप्टर, इसे डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण संघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसकी संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, हमारा आंसर होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। तो हमारा ऐसा आंसर है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो वायु का बुलबुला है वह चमकता दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार की प्राप्ति हेतु बिंब के उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा। तो फिर वही बात हो गया, पहले हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, दोबारा से क्वेश्चन आ गया, तो वक्रता केंद्र पे हम रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। देखिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहा जाता है, अवतल लेंस को देखिए अभी बताएं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे और अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें या प्रकाश विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो अगर मान लेते हैं ये जो है हमारा संघन माध्यम है, ये संघन माध्यम है, यहाँ पे प्रकाश, यहाँ से प्रकाश आती है, ठीक है। अगर ये अभिलंब है तो क्या होता है, प्रकाश को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन क्या होगी, अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो जब प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से, देखिए विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है,
ठीक है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब से दूर हो जाती है, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पे क्या है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। अभिलंब से दूर नहीं, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। हीरा का क्रांतिक कोण क्या होता है? तो हीरा का क्रांतिक कोण होता है 24.5, ठीक है। तो हमारा 24.5 आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियो हमेशा आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।